अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम मॉलिक्यूल्स का सेल में आना और जाना पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि कैसे मॉलिक्यूल सेल के अंदर आते हैं और कैसे बाहर जाते हैं, और उन अवामिल के बारे में भी पढ़ना शुरू करेंगे जो सेल्स को मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर और बाहर ले जाने के जिम्मेदार हैं। और आज हम डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में तफसील से जानेंगे। आइए ये जानने के लिए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स का सेल में आना और जाना, या मॉलिक्यूल्स का सेल के अंदर और बाहर जाना। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर अमल करती है, यानी वो कुछ मॉलिक्यूल्स को तो गुजरने की इजाज़त देती है, लेकिन वो ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स को गुजरने की इजाज़त नहीं देती। सेल मेम्ब्रेन की ये खासियत सेमी परमिएबिलिटी कहलाती है। इसके बारे में हम तफसील से पीछे पढ़ चुके। अब हमने क्या पढ़ना है? अब हमने मॉलिक्यूल्स का सेल में आना और जाना पढ़ना है। हमने ये पढ़ना है कि कैसे मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर और बाहर जाते हैं। वो कौन से अवामिल हैं जो मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर भी लेकर जाते हैं और सेल से बाहर भी लेकर जाते हैं। हमने उन अवामिल के बारे में तफसील से पढ़ना है। तो वो सबसे पहला अमल, जो अमल मॉलिक्यूल्स के सेल के अंदर और बाहर जाने का जिम्मेदार है, सबसे पहला अमल है डिफ्यूजन। तो आइए सबसे पहले हम डिफ्यूजन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। डिफ्यूजन तो डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन की तारीफ पहले हम लिख लेते हैं। डिफ्यूजन एक अमल है जिस अमल के जरिए मॉलिक्यूल सेल के अंदर या बाहर जाते हैं। पहले हम इसकी तारीफ लिख लें। तो डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन का जो अमल है इसकी हम तारीफ कैसे कर सकते हैं? आइए हम लिख लेते हैं। मॉलिक्यूल्स का अपने ज्यादा इर्तिकाज वाले इलाका से कम इर्तिकाज वाले इलाका की तरफ जाना डिफ्यूजन कहलाता है। तो डिफ्यूजन हमने जाना। डिफ्यूजन क्या है? ऐसा अमल है जिस अमल के जरिए मॉलिक्यूल्स ज्यादा इर्तिकाज वाले इलाका से कम इर्तिकाज वाले इलाका की तरफ जाते हैं। ज्यादा इर्तिकाज वाले इलाके का क्या मतलब है? ऐसा इलाका जहां पर मॉलिक्यूल्स की तादाद ज्यादा होती है, उस इलाके को कहते हैं ज्यादा इर्तिकाज वाला इलाका। और वो वाला इलाका जिस इलाके में मॉलिक्यूल्स की तादाद बहुत कम होती है, उस इलाके को कहते हैं कम इर्तिकाज वाला इलाका। तो जब मॉलिक्यूल्स अपने ज्यादा इर्तिकाज, यानी उस जगह से जहां उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, ज्यादा इर्तिकाज वाले इलाका से कम इर्तिकाज वाले इलाका की तरफ जाते हैं, तो मॉलिक्यूल्स की इस हरकत को डिफ्यूजन कहते हैं। तो डिफ्यूजन क्या है ये आपने जाना, और आपने ये बात लाजमन याद रखनी है कि जब मॉलिक्यूल्स का दर्जा हरारत 0 डिग्री केल्विन या फिर -273 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है, तब मॉलिक्यूल्स हरकत में होते हैं। चाहे वो ठोस के मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वो माया के मॉलिक्यूल्स हो, चाहे गैस के मॉलिक्यूल्स। जब उनका दर्जा हरारत 0 डिग्री केल्विन या फिर -273 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होगा, तब वो मॉलिक्यूल्स हरकत में होंगे। और जब मॉलिक्यूल्स
हरकत में होंगे तो मॉलिक्यूल्स, अक्सर मॉलिक्यूल्स ज्यादा इर्तिकाज वाले इलाका से कम इर्तिकाज वाले इलाका की तरफ जाते हैं या हरकत करते हैं, और इस अमल को डिफ्यूजन कहते हैं। और वो ये तब तक करते रहते हैं जब तक दोनों इलाकों में मॉलिक्यूल्स का इर्तिकाज या मॉलिक्यूल्स की तादाद दोनों अतराफ में एक जैसी ना हो जाए, तब तक ये हरकत या डिफ्यूजन होती रहती है। तो डिफ्यूजन क्या है ये हमने जाना। आइए डिफ्यूजन की कुछ मिसालें पढ़ते हैं। डिफ्यूजन की कुछ मिसालें, डिफ्यूजन की बहुत सारी मिसालें हैं। एक मिसाल है फेफड़ों और गिल्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला। हमारे फेफड़ों और मछलियों के गिल्स में गैसों का तबादला होता है। हमारे फेफड़े हवा के साथ गैसों का तबादला करते हैं, जबकि जो मछलियां होती हैं, मछलियों के जो गिल्स होते हैं, वो पानी के साथ गैसों का तबादला करते हैं। मछलियों के गिल्स पानी के साथ जो गैसों का तबादला कर रहे होते हैं, वो डिफ्यूजन के अमल के जरिए कर रहे होते हैं। हम जानते हैं कि पानी में मछली के जिस्म की निस्बत पानी में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, तो वो ऑक्सीजन पानी से मछली के गिल्स में या मछली के जिस्म में चली जाती है। तो ऑक्सीजन ज़्यादा इर्तिकाज वाले इलाके से कम इर्तिकाज वाले इलाके यानी गिल्स या मछली में गई, तो ये डिफ्यूजन हुई। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गिल्स से बाहर निकलकर पानी में चली जाती है। हम जानते हैं कि गिल्स या मछली में कार्बन डाइऑक्साइड पानी की निस्बत ज़्यादा होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी अपने ज़्यादा इर्तिकाज वाले इलाका से कम इर्तिकाज वाले इलाका की तरफ यानी पानी में गई। तो कार्बन डाइऑक्साइड की ये जो हरकत हुई है गिल्स से पानी की तरफ, ये भी डिफ्यूजन के जरिए हुई है। इसी तरह हमारे फेफड़ों का माहौल या हवा के साथ गैसों का तबादला भी डिफ्यूजन के अमल की एक मिसाल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये डिफ्यूजन के अमल के जरिए ज्यादा इर्तिकाज वाले इलाका से कम इर्तिकाज वाले इलाका की तरफ हरकत करती है। ये थी पहली मिसाल। दूसरी मिसाल है ग्लूकोज की हरकत। ग्लूकोज भी आमतौर पर ज्यादा इर्तिकाज वाले इलाका से कम इर्तिकाज वाले इलाका की तरफ हरकत करता है, और उसकी ये हरकत डिफ्यूजन का अमल है। ग्लूकोज का स्मॉल इंटेस्टाइन से की कैविटी से विलाय की ब्लड वेसल्स में जाना, ये भी डिफ्यूजन का ही एक अमल है। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो कैविटी होती है, जो खाली जगह होती है, उसमें ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है आफ्टर द डाइजेशन, खुराक के हाजमे के बाद। तो वो ग्लूकोज जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की कैविटी या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो जगह होती है उसमें बहुत ज़्यादा होता है, वो ग्लूकोज वहाँ से ब्लड में, ब्लड वेसल में जज़ब हो जाता है या वहाँ चला जाता है जहाँ ग्लूकोज की कमी होती है। तो ग्लूकोज भी डिफ्यूजन के अमल के जरिए स्मॉल इंटेस्टाइन की कैविटी से ब्लड वेसल में, विल्लाई की ब्लड वेसल में चला जाता है। तो ये दो हमने डिफ्यूजन की मिसालें पढ़ी। मुझे उम्मीद है कि आपने डिफ्यूजन को बड़े अच्छे से समझा होगा। अगर डिफ्यूजन को हम एक डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन करना चाहें तो वो कुछ यूं होगा। ये एक सेल है और ये इस सेल में पाया जाने वाला न्यूक्लियस है। ये कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर पड़े हुए हैं। सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बाहर कुछ मॉलिक्यूल्स पड़े हैं।
ये ग्लूकोज भी हो सकता है, ये ऑक्सीजन भी हो सकती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अंदर इन मॉलिक्यूल्स की तादाद कम है, आप देख सकते हैं सेल के अंदर इन मॉलिक्यूल्स की तादाद कम है जबकि बाहर ज्यादा है। तो अंदर इन मॉलिक्यूल्स की तादाद कम, बाहर ज्यादा। बाहर वाला जो इलाका है वो ज्यादा इर्तिकाज वाला इलाका है और अंदर वाला जो इलाका है वो कम इर्तिकाज वाला इलाका है। तो अगर मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर की तरफ हरकत कर जाएं तो इनकी ये हरकत, इनका ये अमल डिफ्यूजन कहलाएगा। और सेल मेम्ब्रेन से मॉलिक्यूल्स का अंदर जाना या बाहर जाना, मॉलिक्यूल्स के अंदर या बाहर जाने का जो उसूली तरीकाकार है, जो सबसे आम तरीकाकार है, वो डिफ्यूजन ही है। ज्यादातर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूजन के जरिए ही मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर या बाहर जाते हैं। ये आपने लाजमन याद रखना है। अगर एक और मॉलिक्यूल हम डायग्राम के जरिए समझना चाहें, आप देख सकते हैं ये ऑरेंज रंग के मॉलिक्यूल्स जो कि सेल के अंदर बहुत ज्यादा हैं, बाहर कम हैं, अगर ये अंदर से बाहर आ जाएं तो इन्होंने भी कौन सा अमल जाहिर किया? डिफ्यूजन का, क्योंकि ये भी ज्यादा इर्तिकाज वाले इलाका से कम इर्तिकाज की तरफ जा रहे हैं, तो ये अमल डिफ्यूजन कहलाता है। चूंकि डिफ्यूजन जो कि सेल मेम्ब्रेन से हो रही है, सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होने वाले मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज हो रहे होते हैं, सेल मेम्ब्रेन से गुजरकर अंदर या बाहर जा रहे होते हैं डिफ्यूजन के अमल के जरिए, सेल उन मॉलिक्यूल्स को डिफ्यूजन के जरिए अंदर लाने के लिए या बाहर निकालने के लिए तवानाई खर्च नहीं करता। यानी डिफ्यूजन का अमल एक ऐसा अमल है जिसमें एनर्जी या तवानाई खर्च नहीं होती। डिफ्यूजन एक खुदकार अमल है जो खुद ब खुद होता है। सेल डिफ्यूजन करने के लिए या डिफ्यूजन के जरिए मॉलिक्यूल्स को अंदर लाने के लिए या मॉलिक्यूल्स को बाहर भेजने के लिए डिफ्यूजन के अमल के जरिए वो तवानाई का इस्तेमाल नहीं करता। तो चूंकि डिफ्यूजन एक ऐसा अमल है जिसके दौरान तवानाई या एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए डिफ्यूजन को पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है किसी चीज का एक जगह से दूसरी जगह चला जाना, और पैसिव का मतलब है ऐसा अमल जो एनर्जी के बगैर हो। तो चूंकि डिफ्यूजन एक ऐसा अमल है जिसके दौरान तवानाई का इस्तेमाल या तवानाई खर्च नहीं होती, तो इसलिए डिफ्यूजन का दूसरा नाम है पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो डिफ्यूजन को पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि इस अमल के दौरान तवानाई खर्च नहीं होती, इसलिए इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तवानाई या एनर्जी खर्च या इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए इस अमल को पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो ये हमने डिफ्यूजन के बारे में तफसील से पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे एक और डिफ्यूजन की एक किस्म के बारे में, वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये भी डिफ्यूजन की ही एक किस्म है, लेकिन ये आम डिफ्यूजन से मुख्तलिफ है। क्यों? आइए ये समझने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पर डायग्राम के जरिए डिफ्यूजन के बारे में जानने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे मॉलिक्यूल ज़्यादा इर्तिकाज वाले इलाके से कम इर्तिकाज वाले इलाके की तरफ सेल मेम्ब्रेन से गुजर कर जा रहे हैं। वो अंदर भी जा सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं, जिसे डिफ्यूजन कहते हैं। लेकिन सेल मेम्ब्रेन कुछ मॉलिक्यूल्स को उनके चार्ज या उनकी जिसामत की वजह से गुजरने की इजाज़त नहीं देती। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो बाआसानी आज़ादाना एक
आसान तरीके से, आजादाना वो सेल मेम्ब्रेन से अपने चार्ज या जिसामत की वजह से नहीं गुजर सकते आजादाना, आसानी से। तो उन मॉलिक्यूल्स की डिफ्यूजन फिर कैसे होगी? उन मॉलिक्यूल्स की डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए होगी। वो मॉलिक्यूल्स अपने ज्यादा इर्तिकाज वाले इलाके से कम इर्तिकाज वाले इलाके की तरफ आर्म डिफ्यूजन के जरिए नहीं जाएंगे, बल्कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए जाएंगे। वो आर्म डिफ्यूजन के जरिए इसलिए नहीं जाते क्योंकि आर्म डिफ्यूजन सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स की होती हैं जो साइज में छोटे होते हैं या जिन पर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स चार्ज्ड होते हैं, जिन पर चार्ज होता है कोई ना कोई, या जो जिसामत में बहुत बड़े होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स आर्म डिफ्यूजन के जरिए सेल के अंदर या बाहर डिफ्यूजन आर्म डिफ्यूजन के जरिए नहीं जा सकते। उनके लिए डिफ्यूजन की एक खास किस्म कारफरमा होती है इनको सेल के अंदर या बाहर ले जाने के लिए, और वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, इसकी हम तारीफ लिखने से पहले इसको हम एक डायग्राम के जरिए समझ लेते हैं। तो आइए एक डायग्राम के जरिए इस डिफ्यूजन को समझते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाएंगे पहले हम। आपको याद होगा जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे तो हमने कहा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स की दोहरी तह पर मुश्तमिल होती है, और लिपिड्स की दोहरी तह में प्रोटीन्स धसी हुई होती हैं। ये लंबी सी प्रोटीन्स हैं जो लिपिड्स की दोहरी तह में धसी हुई होती हैं, और ये लिपिड्स की दोहरी तहें हैं। इन्हीं के अंदर एक तह लिपिड्स की ऊपर है और एक तह लिपिड्स की नीचे है, और इन दोनों तहों में लंबी लंबी प्रोटीन्स धसी हुई आप देख सकते हैं। अब ये सेल का अंदर वाला हिस्सा है और ये सेल का बाहर वाला हिस्सा है, और ये अंदर वाले और बाहर वाले हिस्से के दरमियान प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल मैंने बनाया है। तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिन पर चार्ज है, जो आर्म डिफ्यूजन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकते। तो ये वो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिन पर चार्ज है। सेल के बाहर इन मॉलिक्यूल्स की तादाद ज्यादा है, लेकिन सेल के अंदर इन मॉलिक्यूल्स की तादाद कम है। तो अब ये मॉलिक्यूल्स आर्म डिफ्यूजन के जरिए, इन पर चार्ज है या इनका जिसामत बहुत ज्यादा है, ये आर्म डिफ्यूजन के जरिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकते। तो इनके लिए क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन से ये कैसे गुजर कर अंदर जाएंगे, ये कैसे अपने ज्यादा इर्तिकाज वाले इलाका से कम इर्तिकाज वाले इलाका की तरफ जाएंगे? इनको ले जाने के लिए खास किस्म की प्रोटीन्स इनकी मदद करेंगी, इनको ज्यादा इर्तिकाज से कम इर्तिकाज की तरफ भेजने के लिए, और ये वाली प्रोटीन्स कहलाएंगी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं। ये इन मॉलिक्यूल्स को ज्यादा इर्तिकाज वाले इलाका से कम इर्तिकाज वाले इलाका की तरफ जाने में मदद करेंगी। तो ये मॉलिक्यूल्स इन ट्रांसप्रोटीन्स के दरमियान से गुजर कर अपने ज्यादा इर्तिकाज वाले इलाके से कम इर्तिकाज वाले इलाके की तरफ चले जाएंगे। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स उनको रास्ता देंगी गुजरने के लिए, और ये फिर अपने इन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स से गुजरकर ज्यादा इर्तिकाज से कम इर्तिकाज वाले इलाके की तरफ गए। ये भी डिफ्यूजन हुई है, लेकिन ये आम डिफ्यूजन नहीं है, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की हम तारीफ लिख लेते हैं। अगर मॉलिक्यूल्स ज्यादा इर्तिकाज वाले इलाका से कम इर्तिकाज वाले इलाका की तरफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की मदद से जाएं,
की मदद से जाएं तो इस अमल को, तो ऐसी डिफ्यूजन को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। तो ये था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जो कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के जरिए होती है, खुद ब खुद नहीं होती। और इस अमल में भी एनर्जी या तवानाई इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी पैसिव ट्रांसपोर्ट की ही एक किस्म है। तो ये आज हमने डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में तफसील से पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिफ्यूजन के बारे में इल्म हासिल किया और डिफ्यूजन के साथ ही हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में भी इल्म हासिल किया। और मुझे उम्मीद है कि आप इन दोनों एग्ज़ाम में फ़र्क करने के भी काबिल हो गए होंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।